या जिनको नोट्स वो नहीं ओपन हो रहा, तो ये मैंने सेंड कर दिया था पीडीएफ में कन्वर्ट करके। ये है वेब होस्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग। ठीक है, तो जो अगर थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो ये होंगे वेब होस्टिंग पे शॉर्ट नोट, या वेब पब्लिशिंग पे, या व्हाट इज वेब पब्लिशिंग। तो बहुत आसान है, एक बार इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज मैंने जो लेक्चर दिया है वो सब कुछ इसके अंदर का कंटेंट, वो सारी चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें हम, क्या क्या ज़रूरत होगी, कैसे करेंगे, क्या क्या इसके अंदर करना है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान दिए जो मैंने शायद क्लास में बोला नहीं था, ब्लॉग तक तो आए थे बट वहाँ से फिर हम आगे नहीं आ पाए, कि ये क्वेश्चन आया था, मैंने बाद में ऐड किया, हालांकि ये मैंने देखा था। ये posting update on social networking site like Facebook and Twitter is generally not considered web publishing. Instead, web publishing generally refers to uploading content to unique website. ठीक है, तो कुछ अपलोड करना ही पब्लिशिंग के उसमें आता है। ये नहीं कि आप फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं, ट्विटर पे कुछ लिख रहे हैं, तो वो वेब पब्लिशिंग के इसमें आएगा। तो ये थोड़ा सा एक कह सकते हो आपकी एक क्लैरिफिकेशन इसका था। और बाकी मैंने फोटोशॉप का भी नोट्स ये बना लिया है, और ये भी मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर मैं दिखा देता हूँ लेयर्स इन फोटोशॉप, जो मैंने समझाया था, छोटी सी प्रेजेंटेशन है और इसके अंदर एग्जाम्पल भी है। वो जैसे ये एक इमेज है, एक्चुअल में वो ये 4 इमेज है। टॉप लेयर पे टेक्स्ट है, फिर एक क्लाउड है, फिर एक क्लाउड है, पीछे बैकग्राउंड है। इसको थोड़ा सा छोटे से प्रेजेंटेशन, ये पिछली बैच को कराया था, तो ये मैं तलाश कर रहा था, उस दिन मिला नहीं था, तो हालांकि लेयर बता दिया था। उसके बाद फिर फोटोशॉप के बारे में, फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन क्या है अगर शॉर्ट नोट में होता है। फिर छोटी सी टॉपिक थी ट्रांसफॉर्म इन फोटोशॉप और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट कैसे करते हैं यहाँ पे जाके, और टूल कौन से हैं उसके अंदर। तो थोड़ा सा एक हल्का सा अगर ऐसे शॉर्ट नोट में होता है। फिल्टर बचा हुआ है, फिल्टर अभी मैं एडिट कर रहा हूँ। थोड़ा सा फिल्टर के अंदर कुछ पॉइंट हैं जो मुझे सेंटेंस में अभी बनाया है मैंने, मतलब वो दिमाग में तो आ रहे हैं, स्टार्ट करना है। फिल्टर इज filter technically is a rule, logic, tools, device used to filter unwanted data, unwanted information, unwanted और डेटा इन डिफरेंस ऑफ इमेज, डेटा इज पिक्सल। तो वो छोटा सा मैंने लिखवाया था, वो पीछे के बैच के स्टूडेंट, वो मेरे पास उसके पॉइंट्स कहीं मैं रखता नहीं, मिल नहीं रहा है, तो अब मैं किसी से एक ऑर्गेनाइज सेंटेंस बन जाएगा, अदरवाइज नहीं हो तो फिर ये हम बाद में दे देंगे। और बाकी चीज़ें मैंने इसके अंदर करी हैं। ये यूजिंग फिल्टर, अब इसके अंदर कुछ और भी, जैसे ये तो बात का है, फिल्टर कैन यूज टू क्लीन अप और रीटच फोटोज, अप्लाई स्पेशल इफेक्ट, स्पेशल आर्ट इफेक्ट that give your image the appearance of a sketch or impression painting, or create unique transformation using distortion and lighting effect। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, तो ये anyway मैं बाद में सेंड करूंगा। अब बात आते हैं जो मैं सुबह में पढ़ा रहा था उसके आगे। तो हम लोग कुकीज और प्रोटोकॉल ये सब हो गया था, स्टेटलेस और स्टेटफुल ये बता दिया था, कुकीज बता दिया था, कुकीज के बारे में बता रहे थे। अब फिर इसके बाद हम बात कर रहे थे मेंटेनिंग वेबसाइट, किस तरह से मेंटेन करना, साइट को अपडेट करना। तो ये तो एक जनरल सी चीज़ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, नई इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम यूज के ऊपर। तो एक वेबसाइट का ये सबसे बड़ी वो है, पता लगा साइट के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई चीज़, कोई इवेंट हैपनिंग हुई और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे साइट के ऊपर वो नहीं है, तो एक बेटर साइट का। फिर था डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट।
डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट किस तरह से हम करते हैं? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में हम इंफॉर्मेशन को, किस तरह की इंफॉर्मेशन इसके ऊपर है, टेक्स्ट फॉर्म में है, इमेज फॉर्म में है, एनिमेशन है, वीडियो है, इस तरह की चीज़ों को। और उसमें मैंने बताया था फाइल के नाम को ऑर्गेनाइज करके रखना, फाइल का नाम इस तरह से रखना कि तलाश करना हो कि बाद में आपको तो मिल जाए, उसका बैकअप रखना। और फिर उसके बाद बात हो रही थी वेब पेज के डिज़ाइन कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम पहले ये डिज़ाइन करते हैं हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट व्यूअर कौन सा है, अब मार्केट में इस वक्त क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह की साइट आजकल जैसे एक किस तरह की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, हो रही है। मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा और डिफरेंट साइट को आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आज के ज़माने में पूरी तरह स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं, थोड़ा सा डायनेमिक टच और वो होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट क्या है? बहुत ही मीनिंगफुल कंटेंट हो, बहुत कम पॉइंट में आप कंटेंट आप जिसमें चीज़ों को समझा सकें। होम पेज आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि फर्स्ट पेज बहुत अच्छे से ओपन हो। ज़्यादा टाइम होम पेज पे लगा देंगे, बहुत हैवी इमेज लगा देंगे, एनिमेशन लगा देंगे, ऑडियो वीडियो लगा देंगे, ऐसी कुछ तो वो बहुत टाइम लेगी। तो वहीं से यूज़र डिसाइड करता है आगे जाना है कि नहीं साइट पे, ये थोड़ा देखना है। और आज की डेट में डिजिटल जो वर्ल्ड है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को अच्छे से रख रहे हैं कि नहीं। और आप चाहते हैं आपकी साइट कैसी दिखे, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह उस तरह का ना हो, बहुत ही भड़कीला इस तरह का कलर ना हो, थोड़ा सोबर हो, आई कैचिंग हो। और आप बहुत ही प्लान करके, जैसे आप मैंने बोला ना, टारगेट आपका व्यूअर, टारगेट ऑडियंस कौन है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। कहाँ पे आपको होस्ट करना है साइट, अगर होस्टिंग के लिए कोई कंपनी से वो कर रहे हैं तो वो आपको किस तरह की सर्विस देगी, सारी चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए। साइट को अपडेट कैसे करना है, कुछ चीज़ें साइट को अपडेट आप खुद कर सकते हैं, पासवर्ड, यूज़र आईडी, पासवर्ड वो प्रोवाइड करेंगे और आप उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन खुद से वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लॉग का बताया था, अभी ब्लॉग का थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें, फिर इसके बाद आपकी जो ट्रैफ़िक है उसके ऊपर आ रही है, तो किस तरह की ट्रैफ़िक है, कितने यूज़र ने एक्सेस किया, ये थोड़ा-सा उसकी ट्रैफ़िक से पता चलता है। और सर्च इंजन में आपकी साइट को विज़िट किया जा रहा है, आप उसमें रजिस्टर्ड कराएँ, जिससे कि जब हम पेज, जब डोमेन नेम और वो रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उसमें ऑप्शन होता है कि जब पेज को अपलोड किया, आपको सर्च इंजन में ये सर्च इंजन जब कोई सर्च करेगा तो ये उसके अंदर रिजल्ट में आएगी या नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ और सजेशन जो साइट को आप अच्छा बना सकते हैं, जैसे टाइटल का, आपके पेज का टाइटल बहुत ही अ, आई कैचिंग होना चाहिए, ठीक है? और शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, और मीनिंगफुल हो, थोड़ा-सा यूनिक हो। और यूज़र जो है जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रेस्ड हो जाए उससे। और इसके अलावा हर चीज़ हर पेज पे, एक पेज पे सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए, सब कुछ उसी पे नहीं डाल देना चाहिए। कुछ थोड़ा-सा ऐसा लगे कि हाँ, विज़िट करेगा, आगे कुछ और मिलेगा। एक ही पेज पे आप सब चीज़ डाल दिए, एकदम कंजेस्टेड कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही एक लाइट उस तरह का इमेज, हमें हमेशा कंप्रेस्ड इमेज यूज़ करनी चाहिए, जैसे जेपीईजी है सबसे ज़्यादा सूटेबल, और मैंने बता चुका हूँ कि उससे ज़्यादा यूज़ होती है। कलर का कॉम्बिनेशन मैं भी बोल चुका हूँ कि इस तरह का हो कि जो कि वो रहे। और पेज को आप बहुत ही फ्रेश और अपडेट रखें। फिर उसके बाद बात आती है वेबसाइट प्लानिंग की। वेबसाइट प्लानिंग करते वक़्त भी आप अपने टारगेट ऑडियंस को सारे कंटेंट और मटेरियल पहले इकट्ठा कर लें। क्या कंटेंट चाहिए इकट्ठा कर लें, क्या तस्वीरें चाहिए इकट्ठा कर लें। ये नहीं कि बनाने शुरू कर दिया कंटेंट नहीं है। सब कुछ इकट्ठा कर लें, जो भी एक शुरुआत में एक चीज़ें देनी है वो। और पूरा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक बनाइए, जैसे कि आपने एक वो बनाया होगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जिसको बोलते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैं पानी पी रहा हूँ। तो एक जैसे मैं आपको दिखाऊँ ऑफ़िस का, कायदे से इसका 2 लेक्चर प्रिस्क्राइब है, लेकिन 2 से 3 हो जाता है, 2 तो सुबह ही हो गया, 4 भी हो सकता है। ऑफ़िस कहीं दिख रहा है, एमएस ऑफ़िस।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपने शायद बनाया होगा कभी। उसके अंदर मैं इसी में ड्राइंग करके नहीं हो तो बना देता हूँ, पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि मैं इस पे बनाता हूँ, इस पे बनाना थोड़ा सा आसान है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐसा होता है जैसे कि एक ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा होम पेज है। अब उसके बाद आपने ये कर ली कि इस होम पेज के अंदर 8 पेज और होंगे, तो आप यहाँ पे आप इस तरह से लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, उसके बाद ऐसे ड्रॉ करिए, और उसके बाद फिर आप 8 पेज जो होंगे वो कुछ इस तरह बना दिए, 3 4 5 6 7 और 8 मान लीजिए, चलिए 9 मान लीजिए, 9 पेज। अब 9 पेज के इसमें 9 पेज होगा, तो ये इस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वो कर लीजिए। अब इस 9 पेज पे क्या का कंटेंट होगा, कौन कौन सी हेडिंग होगी, उसके अंदर क्या क्या चीज होंगे, इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं। इसके अंदर कोई है मुझे याद नहीं आ रहा। अब 9 पेज हो गए, फिर पहले पेज के अंदर अगर कोई पेज और होगा तो फिर आप उसका भी बना लीजिए। इस पेज के अंदर फिर 2 पेज और होंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इस पेज के अंदर फिर क्या क्या कंटेंट होगा वो इसी तरह से, फिर इसके अगर इस पेज के अंदर कोई होगा, इसके अंदर नहीं होगा, इस पेज के अंदर कोई 2 होगा तो वो कर लिए। इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू आप पहले से पूरी जब प्लानिंग करते हैं तो ये सारी चीजें कर लीजिए। स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का हमेशा एक स्केच बना लीजिए वेब पेज का। आप इस तरह से ड्रॉ करके बना सकते हैं, और कभी भी किसी भी वेबसाइट पे एक डायरेक्टरी का एक स्ट्रक्चर शुरू में होता भी है, मैं किसी साइट पे दिखा दूंगा। फिर उसके बाद आप टेस्टिंग कीजिए, और फिर उसके बाद आप देखिए प्रॉपर की सही से खुल रही है कि नहीं, ओपन हो रही है, तब फिर फाइनली आप पब्लिश कीजिए, यानी कि पब्लिश करने का मतलब अपलोड कीजिए पूरा पेज। कभी कभी आप पेज को ब्राउजर में ओपन करते हैं, हर तरह के ब्राउजर में ओपन कर लीजिए कि सबके अंदर प्रॉपर खुल रही कि नहीं। अक्सर किसी ब्राउजर में नहीं अगर कायदे से खुल रहा, आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं कि उस तरह के ब्राउजर के लिए आप पेज बना सके, तो बाकायदा आप उसके अंदर मेंशन कर दे कि हाँ इस साइट पे, इस ब्राउजर पे ये सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। उसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए आपकी वेबसाइट कौन यूज करेगा, कौन क्यों विजिट करेंगे लोग, कौन से पेज को देखेंगे, किस पेज को कितने वक्त तक देख सकते हैं, किस पेज पे क्या इंफॉर्मेशन है, उस पेज के पाथ जो होंगे वो इजी है कि नहीं है, जिसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। बहुत आसानी से, बहुत साइट बहुत टफ होती है, जैसे इस वक्त रेलवे की जो वेबसाइट है बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया है, जो मैं वर्ड यूज करता हूँ बहुत ही घटिया है। 5-6 साल पहले साइट बहुत अच्छी थी, अब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इतना ज्यादा कि मतलब वो जैसे उन्होंने ये कर दिया है कि यूजर हमारा इस साइट पे बहुत देर तक रहे, उसी में घूमता रहे, उसी में उसको इतना परेशान कर दें, जैसे बोलते हैं ना किसी काम के लिए घुमा फिरा के उसको परेशान करके फिर किया आए कोई काम इसी का और बोला कर दिए, तो आपको दुआ देते चला जाएगा, उसको रुला के करेंगे, उतनी देर आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, तो आप ही सोचेंगे अब इस काम के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है तो मेरी वैल्यू इससे बढ़ी, वैल्यू नहीं बढ़ती है तो आपको बैठ के पूछते ही है, बददुआ देता है। तो वही चीज यहाँ वेबसाइट पे है। तो फिर उसके बाद की आप करेंट आप पोजीशन पे कौन से पेज पे हैं, बैक बटन आप यूज करेंगे या उस पेज पे लिंक है कि डायरेक्ट आप उससे चले जाएंगे, या आप बार बार बैक बटन यूज करके जाएंगे, वहीं से होम पेज पे जा सकते हैं, या यूजर उस जगह पे होगा तो कहाँ पे जाएगा। और ये धीरे धीरे पता चलता है जब आप एज ए यूजर करके विजिट करेंगे। और इसमें होता क्या, जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो अपने किसी फ्रेंड किसी उसको देते हैं कि भाई इसको विजिट करके बताइए इसके अंदर क्या कमी है, एज ए यूजर वो बताएगा।
ठीक है, आप बना रहे हैं तो आपको शायद नहीं पता। ये वैसे ही है कि कोई चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हैं, खाना बनाने की चीज़, तो आपको नहीं आइडिया होता है, जब दूसरे आप कहते हैं टेस्ट करके बताओ, तो वही वाली हाल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बस खाली एक एक तरह की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब। और उसके बाद मैंने बोला किस तरह के ब्राउज़र, किस तरह की साइट पे, किस तरह के उस पे विज़िट करेंगे, ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। बेहतर हो मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट सबके लिए बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे कि साल भर बाद आपको डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन वो करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। और उसके बाद उसमें फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको बंद करता हूँ पहले। इसकी शेयर हो रही थी ना? यस सर, हो रही थी। अच्छा, मुझे अभी लगा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी क्या। तो अब उसके बाद फिर हम आते हैं आप गूगल खोलिए। कैसे हम डोमेन नेम का स्टेप क्या होता है, गूगल, आप गूगल में आइए और सीधे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा आपको वो मिल जाएगा। अगर आप इंडिया में कराना चाहते हैं तो बहुत सारे एक आप ऐड देखते होंगे, गो डैडी। आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, गवर्नमेंट से अफिलिएटेड है तो registry.gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं तो फिर आप registry.in यहाँ पे आए, आपका जो वो बनेगा उसमें .in मिलेगा। ठीक है, किस तरह का आपको चाहिए, इंग्लिश में बनाना है, टाइप द डोमेन नेम हियर, हमने यहाँ पे कर दिया, मान लिया तनु के नाम से बनाना है तो तनु हमने कर दिया, tanu.in। आप .in के बजाय .org.in, .co.in, .net.in, ये सारे और हैं, हम मान ली .co.in कर रहे हैं, सर्च। अब आपको ये बताया tanu.in, सॉरी ये नहीं अवेलेबल है, सॉरी, tanu.co.in इज नॉट अवेलेबल। अब आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये किसका ओनर कौन है, क्लिक हियर फॉर ओनर इन्फॉर्मेशन, इससे पता चलेगा। अगर वो यूज नहीं कर रहा तो आप उसको कांटेक्ट करके आप और ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने बताया कि किसको लिस्टेड है, किसको ये सारा दिया हुआ है, नाम हमारा है कि नहीं। ये है तनु डोमेन tanu.in, रजिस्ट्री का ये है, अपडेट 2020 में हुआ था, क्रिएशन ये हुआ, एक्सपायरी डेट है किसको, ये रजिस्टर्ड है नेट फॉर इंडिया लिमिटेड, इसका ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं दिया है, कुछ और बात भी है। मैं कुछ और नाम देता हूँ, आसिफा देता हूँ मैं, सॉरी ये भी नहीं अवेलेबल है, वही तो अवेलेबल हो, कर दूँ शिवांगी। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ये भी नहीं अवेलेबल है तो और कॉमन नेम है इसका, मैं शफक का दूं, इनका थोड़ा कॉमन नहीं है, शफक, यस, shafak.co.in इज अवेलेबल। अभी आ गया, ग्रेट न्यूज, देख लिए, ग्रेट न्यूज हो गई है। अब आपका ये आ गया कि आप इसमें 1 साल के लिए लेंगे तो कितने का, 2 साल के लिए करेंगे, ईमेल एड्रेस ये होगा, फोन नंबर ये है, और रजिस्टर जहां से ये जो रजिस्टर्ड करेगा उन कंपनी के नाम, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि वो उस हिसाब से अलग अलग देखिए चार्ज करेंगे। ये कंपनी है यूएसडी डॉलर में इतना लेगी, ये लेगी, तो इतने सारे वो हैं, आपको पूरी लिस्ट आ गई। अब जिसे उसको करना है, जैसे ये ब्रॉड स्पायर इंडिया, अब इनका तो कुछ दिया नहीं रेट, ऊपर किसी का रेट दिया, उस पर आगे बढ़ते हैं। जो सबसे कम ले रहा है, सबसे कम तो यही ले रहा है 199 रुपये, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। You are about to leave the website of Indor Registry and view the content of external website. Indor Registry cannot be held responsible for the content of external website. तो ये में भी फ्रॉड भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यहीं पे आगे दिक्कत होती है। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसे होस्ट को चुनते हैं, किसी की वेबसाइट बनी हो उससे पता करते हैं, उससे कांटेक्ट करते हैं,
कि कोई अच्छा वो बता दें वेब होस्टिंग कंपनी, ताकि हम उससे ले सकें। मैं करता हूँ, देखता हूँ। polyspace.com, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखिए डोमेन नेम होस्टिंग का ही आ रहा है, लाइनक्स होस्टिंग, विंडोज होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, सब चीज के ज्वाइन द कम्युनिटी, ये इसके साल में। और फिर यहाँ से आप आके, यहाँ से भी आप आगे वो कर सकते हैं। अब ये देखिए, एंटर योर डोमेन नेम, .com बनाना चाहते हैं, .us, .shop, .biz, .in, सब ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखिए वेब होस्टिंग, एक वेबसाइट 5 GB स्टोरेज के लिए 50 GB बैंडविड्थ होगी, एक डेटाबेस होगा, 5 सब डोमेन होंगे, उसके ऊपर 10 ईमेल एड्रेस होंगे, 125 रुपए मंथ, मंथ ओनली, ठीक है, बाय नाउ। तो अब आपको करना है तो आप यहाँ पे इसी तरह क्लाउड सर्वर पे करेंगे, क्लाउड सर्वर पे होगा। और इसी तरह यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर स्पेशली तो 16 GB रैम और ये 2 GB रैम और इसके ऊपर चलेगा, और ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। सर्वर में देखिए मैंने बताया था लाइनक्स क्लाउड सर्वर है, विंडोज का सर्वर है, ये सर्वर है, जीपी सर्वर है, टैली है, बहुत सारे और विंडोज का डेडिकेटेड सर्वर है, इसके अंदर अपाचे का नहीं है। ईमेल एड्रेस का वो है, सिक्योरिटी क्या क्या होगी, बैकअप ये कैसे करेंगे, और कोई भी डील उल हो तो इस तरह से। अब डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे ये खुला हुआ है, हम यहाँ पे दे देते हैं सपोज .com का। देखिए एक 709 रुपए का होगा, रिन्यू होगा तो फिर इतने का होगा। ठीक है, शफक आप .com इज अनअवेलेबल इसमें दिखा रहा है, ये अवेलेबल है, इस पे .com अनअवेलेबल दिखा रहा है। अच्छा वहां पे डॉट वो दिखा था ना, .com पे अनअवेलेबल है, .biz है, .co, .xyz, .in, .com, ये दोनों अनअवेलेबल है, ये देखिए दिखा रहा है। तो अगर आपको शफक .net लेना है तो यहाँ पे करिए ऐड, जस्ट लाइक शॉपिंग की तरह से है, हमने शफक .net हमें लेना है 929 रुपए का, तो इसमें आ गया, चेकआउट करेंगे तो फिर वैसे जैसे शॉपिंग करते हैं, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा जस्ट उसी तरह से है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, होस्टिंग भी चाहते हैं तो यहाँ पे करिए, नहीं तो ऐड कर लिए, नो होस्टिंग है और क्लिक करना है तो ऐड कर लिए, तो होस्टिंग भी वो करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आ गया। बिगनर प्लान है 125 रुपये मंथली है, स्टार्टअप प्लान 208 रुपये, एंटरप्राइज इसमें 5 वेबसाइट है, एक वेबसाइट है, 5 वेबसाइट है। एक वेबसाइट 5 GB स्टोरेज, 50 GB बैंडविड्थ होगी, यूजर मतलब बैंडविड्थ जब ज्यादा होती है तो आप जो है ज्यादा यूजर उसके ऊपर। अब इसमें देखिए 300 GB बैंडविड्थ है, इसमें 50 GB बैंडविड्थ है, और इसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, यानी बहुत जितने ज्यादा यूजर वो होंगे। फिर आप उसके बाद इसमें मान ली करते हैं ऑर्डर नाउ, यहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं, अभी भी यहाँ से बदल सकते हैं अगर बदलना हो, रजिस्टर्ड डोमेन इस पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डॉटनेट लिया था ना, सर इस सबसे क्वेश्चन आएंगे, कम ही आएंगे ना इन नहीं इसे सबसे? क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं बस प्रैक्टिकली उससे बता रहा हूँ, ये बस देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन नहीं होगा, बस आपको जानना है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन की तो कोई लिमिट नहीं है, वो कहाँ से पूछे जा सकते हैं। मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, इस तरह से करके पहले बुक करते हैं, फिर ये सब ऑप्शन आता है वहां पे, अगर आप होस्टिंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर ही है वेब पब्लिशिंग और वेब होस्टिंग, तो ये सब प्रोसेस होता है। अब जब एक बार आप बुक कर लेते हैं, कंटिन्यू जब बुक कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो फिर ये आपको भेज देते हैं कंटिन्यू, देखिए आ गया, इतना चार्जेस लगेगा, इतना होस्टिंग चार्ज लगेगा, इतना स्टार्टअप फीस, इतना जीएसटी, ये वो इतना हो गया कंटिन्यू। फिर आप जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, डेबिट कार्ड उससे उससे जैसे भी हो, ठीक है। वेब हैज होस्टिंग, होस्टिंग भी करेंगे आप, जब कंटिन्यू कीजिए, एक बार जाके आपका ये डोमेन हो गया, ये देखिए आ गया, ठीक है, चेकआउट करिए, ठीक है। अब आप सब डिटेल लीजिए, फर्स्ट नेम, यहाँ पे सब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप आपके नाम जब रजिस्टर्ड होगा तो सब कुछ वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए देना, मतलब होगा आपको, ये नहीं कि कुछ भी देगा।
और अगर रजिस्टर्ड है पहले से साइट पे तो ऑलरेडी रजिस्टर करके लॉगिन आईडी कर दीजिए, तभी आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो एक कह सकते हैं कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, फिर ये पेमेंट करिए, आपका रजिस्टर्ड हो गया। फिर इसके बाद आप ये स्पेस सब देंगे आपको, फिर आप कॉन्टेक्ट करेंगे, कंटेंट दीजिए, और आप कहेंगे नहीं मैं बना के कर लूंगा, आप मुझे सब स्पेस और ये सब यूजर आईडी दे दीजिए, आप खुद बना के कर सकते हैं। और आप ये चाहते हैं ये करें, आप थोड़ा बहुत अपडेट कर लेंगे, क्योंकि फुल टाइम काम है, तो फुल टाइम आपके पास अगर फैसिलिटी है, मैन पावर है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो इस तरह से बुक करते हैं। बुक करके तो दिखाएंगे नहीं। सर्च इंजन में आपको पहले बता चुका था, मीटर सर्च इंजन बता चुका था, वर्ल्ड वाइड वेब, इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्ली और ये सब बता चुका था। ब्राउजर मैंने बता दिया था सारे, मॉजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, नेटस्केप, और इसके अलावा वेब सर्वर मैंने बताए थे कुछ, और आज मैंने कुछ सुबह क्लास में अपाचे है, माइक्रोसॉफ्ट का IIS है, और इसके अलावा विंडोज का सर्वर है। डिफरेंट टाइप के जो सर्वर होते हैं उनमें एप्लीकेशन सर्वर, FTP सर्वर, लिस्ट सर्वर मेलिंग लिस्ट के लिए होता है। इसके अलावा वेब सर्वर आपको बताया, प्रॉक्सी सर्वर का सुबह मैंने जिक्र किया था। मेल सर्वर होता है मेल के लिए। टेलनेट सर्वर, पहले टेलनेट सर्वर होता था टेलनेट की सर्विसेज के लिए, अब तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं यूज होता। FTP सर्वर, जहाँ पे FTP इस तरह की फाइलों का होता है, तो इससे सारे सर्वर के नाम भी होने चाहिए। इसके अलावा मैं एक चीज और दिखा दूं, और ये जरूर से देखिएगा, बताते हैं कि नहीं बताते हैं सही साहब। गूगल, आप यहाँ पे करिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ये खुल जाएगा। विकीपीडिया, विकीपीडिया एज आप कह सकते हैं मोस्ट ट्रस्टेड साइट। ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल का सूट, 4 लेयर होती है, पता नहीं यहाँ तक वो बताते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। आईपी का जो सूट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है, उसकी 4 लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, और यहाँ पे नीचे लिंक लेयर। लिंक लेयर में वो हार्डवेयर का सारा एक तरह के कह सकते हैं स्टार्ट में, और वो बेसिक केबलिंग वगैरह होती है। उसके बाद इंटरनेट लेयर होती है जिसमें प्रोटोकॉल, IP एड्रेस वगैरह होता है, IP का वर्जन दोनों होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट का सारा काम, मतलब ट्रैवल का कंट्रोलिंग होती है, और बाद में एप्लीकेशन यूजर जहाँ पे सब चीजें अप्लाई करता है, जैसे FTP, HTTP, HTTPS, और POP मेल का है, IMAP मेल का है, इसके अलावा NTP, NNTP, ये सब प्रोटोकॉल है। देखिए SIP, SMTP, टेलनेट एंड मोर, आप यहाँ पे और करेंगे तो और सारा आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP है, इंटरनेट लेयर पे IP है। तो ये जरा पेज विजिट करके ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, 4 लेयर का अक्सर नाम पूछ देता है। और एक और होता है, वो होता है OSI मॉडल। इस पे तो शायद नहीं आना चाहिए, अब सिलेबस में कहीं दिया नहीं हुआ है। OSI मॉडल, OSI मॉडल में यही चीज 7 लेयर पे होती है। ये देखिए शो कर दिए, तो यहाँ पे हर लेयर के प्रोटोकॉल बता देगा, सारे प्रोटोकॉल। फिजिकल लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में। अब USB आप लोग बहुत कॉमन है, आप जानते हैं USB, तो अक्सर ही क्वेश्चन पूछ दिया। USB आप जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म क्या है? कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है? फिजिकल लेयर। इसी तरह ब्लूटूथ, सब लोग वाकिफ हैं इससे, ये भी किस लेयर का प्रोटोकॉल है? फिजिकल लेयर। इसी तरह डेटा लिंक लेयर, जिसके ऊपर एक ATM जो सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है, और ये यूज होता है, आप इस पे देखिए लिख के आ रहा है, वॉइस, डेटा और वीडियो सिग्नल, जो पावरफुल कह सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए। इसके अलावा नेटवर्क लेयर पे IP, दोनों वर्जन है IP। ये एप्पल का टॉक है, जो एप्पल का था पहले। ट्रांसपोर्ट लेयर पे या TCP और UDP, यूनिवर्सल डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहलाता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, सॉरी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और इसी तरह सेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल हैं। प्रेजेंटेशन लेयर पे MIME, जैसे मेल
मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर पे आपका डीएनएस है, डीएनएस का मैंने जिक्र किया था, डोमेन नेम सिस्टम। इसके अलावा एचटीटीपी है, एनटीपी है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो बहुत सारे सब प्रोटोकॉल हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिकेशन और एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन के लिए वो होते हैं। अब यही चीज अगर आपको मैं बोलूँ ओएसआई मॉडल को, अभी तो खैर ज्यादा इतना डिटेल में नहीं है, बट समझने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा दूं। हाँ, ये इमेज यहाँ से हम करते हैं सेव। जब एक यूजर आप बैठ के इंटरनेट के ऊपर, मतलब इंटरनेट कंप्यूटर पे, इंटरनेट के ऊपर हम लोग बोलते हैं, वो कंप्यूटर पे यूज करता है इंटरनेट। सो आप जहां जिस लेयर पे होते हैं, आप एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, क्योंकि उसके पीछे का वो सारा, यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, 6 मिनट 56 सेकंड पे मैं आपको शेड्यूल कर दूंगा बाद में। 7 लेयर, ये देखिए यूजर है, ये सेंड करने वाला, ट्रांसमिट, और ये रिसीव करने वाला। तो जब ट्रांसमिट करने वाला वो जब ट्रांसमिट करता है, कोई चीज यूज करता है, कुछ सेंड करता है, जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आता है, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है। वहां से फिर वो डेटा जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे आता है, फिर सेशन लेयर पे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर, और फिर वहां से ये जाता है, और फिर जिसके पास पहुंचना है वहां पे सबसे पहले उस जगह पे, उस कंप्यूटर पे, उस नेटवर्क पे, दुनिया के किसी भी कोने में उसकी फिजिकल लेयर पे पहले जाता है, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर पे जाके वो एक्सेस होती है। इसको आप ऐसे समझिए, आप किसी को मेल कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन लेयर से करते हैं, और जहां जाती है वहां पे एप्लीकेशन लेयर पे ही वो मेल पढ़ी जाएगी, और उसके बाद भेजने के बाद ये चीजों पे होती है। तो अब इसके अंदर फिजिकल लेयर जैसे वो केबलिंग वगैरह है, उससे पहले डेटा लिंक, हर लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल, हर लेयर पे अलग अलग तरह से ये टास्क परफॉर्म होता है। आप तो सामने देखते हैं www.ndtv.com क्लिक किया और खुल गया, बट इसके बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें हो रही हैं वो आपको नहीं नजर आती है जनरली। तो ये है आपका थोड़ा सा इसके बारे में। उसके बाद इसके अंदर HTTP दिया हुआ, HTTP आपको बता चुके थे, और फिर उसके बाद अदर वेब पब्लिशिंग टूल में जैसे ड्रीम वीवर मैंने बताया था। इसके अलावा आप फ्रंट पेज में करते हैं, आप इसके अलावा आप सिंपल नोटपैड के अंदर वो फाइल बना के करते हैं, उसको HTML में सेव करके। और इसके अलावा एक एडोब पेज मिल करके एक सॉफ्टवेयर है, एडोब साइट मिल करके एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम पेजेस बना सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जब आप सर्च करेंगे तो वेब पब्लिशिंग टूल अगर करेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा। छोटे अक्सर क्वेश्चन कितना भी पढ़ा दो ना, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे कि मैं वहां तक गया नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ 7 ऑनलाइन पब्लिशिंग टूल टू राइट नाउ, बहुत सारे वो वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर टूल सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे अलग अलग भी होंगे वेब पब्लिशिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर। ठीक है, देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो मार्केटिंग के लिए होते हैं, ये सारे देख रहे हैं, ये सब वेब पब्लिशिंग डिफरेंट टाइप के टूल हैं।
लेकिन कुछ इसमें से बहुत जैसे बोलते हैं ना पॉपुलर नहीं होंगे, बहुत ज्यादा वो नहीं होंगे। तो एक ऑथेंटिक ढूंढना भी एक बड़ा वो है। एडोब पेज मिल करते हैं, एडोब पेज मिल, एडोब पेज मिल। PageMill is a WYSIWYG HTML editor developed by Adobe System in 1994. After PageMill 3 it was discontinued in favor of Go Live. तो आजकल ये Go Live हो गया है, मैंने इस पे काम नहीं किया कभी। इसी तरह साइट मिल है, इसी तरह आपका एडोब साइट मिल है यहाँ पे। और ड्रीम वीवर सबसे ज्यादा वो है, ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रीम वीवर एडोब का ड्रीम वीवर है, वो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है वेब पेज के लिए डिजाइन करने के। एडोब ड्रीम वीवर इज ए प्रोप्राइटरी वेब डेवलपमेंट टूल फ्रॉम एडोब। इट्स फॉर क्रिएटेड मैक्रोमीडिया, ये डेवलप्ड बाई, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अगर कहीं मिले तो इसके थ्रू आप वेब पेजेस बड़े उससे बना सकते हैं। पता नहीं क्यों ये सिलेबस में नहीं है, देखिए किसको किसको सपोर्ट करता है। सिंस वर्जन 5 ड्रीमवीवर सपोर्ट ये सारी चीजों में करता है। देखिए ASP को करता है, CSS को करता है, जावास्क्रिप्ट को करता है, जावा, PHP, विजुअल बेसिक, वायरलेस WML को करता है, HTML को तो करते ही करता है, इसको नहीं करेगा तो फिर जाएगा कहाँ। XML को करता है, XHTML को करता है। तो ये सारे प्रोग्राम है, इसके डिफरेंट वर्जन है एडोब सिस्टम। तो इससे थोड़ा सा फेमिलियर रहिए, मेन बस खाली ये है, और उम्मीद है बड़े क्वेश्चन के ऊपर नहीं होंगे। तो ये है एक ऑफिशियली आपका क्लास जो है ओवर हो गया। अब कुछ अगर वो होगा तो हम आप लोग की रिक्वेस्ट पे या कोई चीज वो करना होगा तो बताएंगे। कल आप लोग उसमें आइए स्पेस में, मैं वो भेजूंगा। कल शाम का टाइम 7:30 है। अभी हो सकता है रात में, या मैं टैग कर दूंगा या उसके ऊपर सब लोग जो लोग ट्विटर पे नहीं है वो बना लेंगे। बना तो सबका हुआ मेरे ख्याल से, किसी ने अगर लॉग आउट किया होगा, जैसे उन्होंने लॉग आउट किया था, उनको कहिएगा कि वो अपना एक्टिवेट कर लेंगी, तो फिर हम लोग जो है उस पे सर मैं ट्यूटर पे ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी जब आप पढ़ा रहे थे, तो पता कौन नहीं क्यों। मैं मरियम। क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रही थी? पता ना सर, समझ नहीं पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा है इसमें। आपको समझ ही नहीं आ रहा था? नहीं, बहुत कोशिश कर रही, पता ही नहीं चला है कि ज्वाइन कहाँ से होना है। क्या चीज कहाँ से ज्वाइन होगा? मतलब आप जब पढ़ा रहे थे हाँ, ट्यूटर। ट्विटर में पढ़ा रहा था तो ट्विटर में तो जूम पे पढ़ा रहा था, आपको जूम पे आना था, आपको कहीं ज्वाइन थोड़ी ना करना था। आपको देख के फिर अकाउंट ट्विटर पे जाके बनाना था, आपने नहीं बनाया अभी तक। सर बनाया है ट्यूटर हाँ, पे। फिर तब क्या दिक्कत है? तब क्या प्रॉब्लम थी? सर एक दिन पढ़ा रहे थे आपने, तो मैं श्रेया से बोली, श्रेया करिए कि सर उसी पे ट्यूटर पे ही जाके ज्वाइन करो, उस पे नहीं होगा जूम पे। तो मैं जा रही थी, सर नहीं एक हो पा दिन रहा। आपने स्पेस में पढ़ाया था ना। हाँ, स्पेस स्पेस पढ़ाया था, मैंने कहा था स्पेस पे जाके ज्वाइन करिए, तो स्पेस नहीं हो रहा है। वो